नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अफेयर्स दोस्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो आज है 27 नवंबर और आज हमारे पास अच्छा खासा आर्टिकल है। सबसे पहले देखो, कल था 26 नवंबर एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे था, ठीक है। तो अच्छा खासा आर्टिकल्स आया था इस पे, जैसे ओम बिरला का था, ऑन द जर्नी टू विकसित भारत, आवर आइडियल गाइड इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक था इनका, मतलब मेंस के लिए ठीक है, एक आर्टिकल लिखने के लिए या फिर आंसर लिखने के लिए, ठीक है। बाद बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल था नहीं, ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। जो कि अभी ये कितना हो गया है, 472 आर्टिकल्स हो गया है, 25 पार्ट्स हो गया है एंड 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें बाद बाकी थोड़ा सा उस टाइप का है। एक और आर्टिकल था, इसमें बहुत अच्छा खासा लिखा गया है। ये 76 एनिवर्सरी है जब अडॉप्ट किया गया था। अब आपको पता होगा कि अडॉप्ट इनएक्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। तो इसमें ना मतलब अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है, ठीक है। और डेप्थ में किया गया है, तो वी कैन एज्यूम कि हम लोग इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। जैसे आर्टिकल 15(2) है, 17 है, आर्टिकल 23 है, ठीक है। फिर और 29, 30 है, 26 है, 25 है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फंडामेंटल राइट्स को इन डिटेल में देख लेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो जर्नी है, ठीक है, कि कमिटीज कौन कौन से बनते हैं, उसके बेसिक डिटेल्स वगैरह को देख लेंगे, ठीक है। फिर ये तो ऐसे आर्टिकल था। अब देखो, एक ना एमएसपी की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे, एमएसपी और एफआरपी, ठीक है। इससे रिलेटेड कमिटीज की बात, इंस्टीट्यूशंस की भी बात हो रही है, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड जो है, एंड एनसीसीएफ, ठीक है। फिर यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके नोडल मिनिस्ट्री होते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर ये पोश एक्ट की बात हो रही है, ठीक है। वैसे इस मैडम का जो व्यू है इस आर्टिकल में दिया हुआ कॉन्ट्राडिक्टरी है, या फिर मतलब इनसफिशिएंट है, तो ठीक है, हम लोग इस पोश एक्ट को देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। फिर कुछ कुछ ऑपरेशंस की बात करी गई है, ऑपरेशन पवन, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऑपरेशंस भी देख लेंगे इससे रिलेटेड। अच्छा देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर है लक्ष्य सेन, तो हम लोग कुछ कुछ ओपन देख लेंगे बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है। फिर आसाम से रिलेटेड, तो ठीक है, ये मतलब पॉलीगेमी के ऊपर आर्टिकल था कि आसाम एक बिल ले आया है, पॉलीगेमी बिल। तो ये भी ना क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच स्टेट रिसेंटली बाउट प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी बिल 2025, तो दिस इज आसाम। तो हम लोग इसको भी देखेंगे। अब देखो, आईआईटी खड़गपुर है जो, वो इनिशिएटिव लिया है इम्पैक्ट एंड राइज, तो ऐसा कुछ कुछ इनिशिएटिव्स भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर कुछ कुछ ऐसा है कि पोषण इनिशिएटिव है, तो वो सब क्या है, तो कुछ कुछ ये भी है, तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें ना कुछ बर्ड्स एंड एनिमल्स की बात करी गई है कि वो कौन सा साइंटिफिक टेक्टिक्स यूज करते हैं नेविगेशन वगैरह के लिए, तो हम लोग वो भी देखेंगे। जैसे पिजन जो करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को करता है, ठीक है। तो इस तरह से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का एक लंबा प्रोसेस रहा, और इसमें सबसे पहले रोल आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करा जाना, ठीक है। तो सेटअप होती है, और इसका बैकग्राउंड जो भी है हम लोग बाद में किसी आर्टिकल में आएगा तो देख लेंगे। अदरवाइज आप पॉलिटी में पढ़े होंगे कि कैसे एम एन रॉय बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर कांग्रेस अपने 1934 के वो में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करती है, 35 वाले में। फिर बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये सब चीज़ें वी नो। एंड अगर रिवीजन की बात है तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अभी
कंटेक्स्ट में फोकस करते हैं कि हमारे पास न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला स्टेप था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाना, जिसमें टोटल मेंबर्स थे 389, ठीक है। और इसमें से पार्टीशन जब हुआ तो 299 ही बच गए थे, बाद बाकी आप देखोगे तो 72 के आसपास 90 के आसपास, ठीक है, 90 लोग चले गए थे कहाँ पे, पाकिस्तान वाले में। तो फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी 9 दिसंबर, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था ये कैबिनेट मिशन के प्लान के बेसिस पे बना था, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और आपको याद होगा इसी दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। असेंबली के चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। वाइस चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी, याद रखना है। लीगल एडवाइजर बी.एन. राव थे। ये ड्यूरेशन कितना था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का था, 2 years 11 month एंड 18 days। एडॉप्ट कब करा गया था, तो 26 नवंबर 1949। इन्फोर्स्ड कब आया, तो 1950, ठीक है। सेशन हेल्ड 11 टोटल, एंड टोटल डेज अगर काउंट किया जाए तो 165 आता है, 2 11 18, ठीक है। अब इसके कुछ कमिटीज थे, तो जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी था, ठीक है। चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। मेंबर्स कौन कौन थे, तो एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, बी एल मित्तर थे, ठीक है। ये बाद में रिजाइन कर दिए थे। इनको बी एल मित्तर को टी टी कृष्णामाचारी रिप्लेस करे थे, ठीक है। फिर डी पी खेतान थे जो बाद में डाइड कर मर गए थे, तो एन माधवराव इनको रिप्लेस करे थे, ठीक है। तो ये सब नेम याद रखना, क्योंकि वो पूछ लेता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, नहीं थे, वैसे करके 4 ऑप्शन देके, ठीक है। तो ड्राफ्ट इसका जो सबमिशन हुआ था फाइनल, तो वो फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ था 21 फरवरी 1948 को, और सेकंड ड्राफ्ट हुआ था अक्टूबर 1948 को, एंड थर्ड एंड फाइनल ड्राफ्ट वही नवंबर में, जो कि अडॉप्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थे। एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमने देख लिया, और भी था, इनके चेयरमैन को देख लेते हैं। जैसे यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। इन दोनों के चेयरमैन कौन थे, नेहरू जी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, ठीक है। इन दोनों के कौन थे, पटेल जी थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल कमेटी एंड फ्लैग कमेटी, ठीक है। इन तीनों के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग रूल्स एंड फ्लैग, स्टीयरिंग रूल्स एंड फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, के एम मुंशी, ठीक है। तो याद रखना है। अब देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया भर के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई कोई चीज़ों में इंस्पिरेशन लिया, ठीक है। तो हमारे में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कहाँ से आया, इंस्पिरेशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फंडामेंटल राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिए हम लोग, यूके से। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोग कहाँ से लिए, जर्मनी से। वो 352, 56 और 360 जो है आर्टिकल्स इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोग कहाँ से लिए, जर्मनी से, ठीक है। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, ये कहाँ से हम लोग लिए, कनाडा से, ठीक है, कनाडा। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिए, ठीक है। और प्रियम्बल का आइडिया यूएसए से लिए। तो आपको याद रखना है कि यूएसए से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया एंड प्रियम्बल लिया, ठीक है। फिर डीपीएसपी तो ठीक है, आयरिश से। फिर कैबिनेट सिस्टम यूके से, एंड इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से, स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से, एंड अमेंडमेंट का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ये आर्टिकल 368 आपको याद होगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ले आते हैं 13 दिसंबर, सॉरी 9 को पहला मीटिंग हुआ था, एंड 13 को, मैंने ऊपर शायद इसी समय बोल दिया था मैंने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ले आए थे। तो अडॉप्टेड ये 22 जनवरी 1947 को, एंड बेसिस ऑफ प्रियम्बल, ठीक है। फिर एडप्टेशन हुआ कब कब, तो देखो नेशनल फ्लैग आया 22 जुलाई
1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। नेशनल एंथम 24 जनवरी, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स 26 जनवरी एंड नेशनल एम्बलम 26 जनवरी, ठीक है। तो एडप्टेशन याद रखना है। देखो मेजर तो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्बलम ये सब तो 26 जनवरी को ही है। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी को आता है और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम 24 जनवरी को एंड फ्लैग 22 जुलाई को, ठीक है। अब इसके राइटर्स थे या कैलियोग्राफर्स थे, जैसे इंग्लिश कैलियोग्राफी किन्होंने करा था, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, इन्होंने हाथ से ही लिखा था। हिंदी किन्होंने करा था, तो बसंत कृष्ण वैद्या या एंड रूबिन पटेल। आर्टवर्क्स इसमें जो सब डिजाइन विजाइन बनाया हुआ है वो नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। तो ये याद रखना है, आर्टवर्क्स जो थे नंदलाल बोस थे एंड राम मनोहर सिन्हा थे। इंग्लिश कैलियोग्राफी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा एंड हिंदी कैलियोग्राफी बसंत कृष्ण विद्या वैद्या एंड रूबिन पटेल, ठीक है। प्रियम्बल देख लेते हैं हम लोग। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यस। केशवानंद भारती केस में कहा गया, और पार्ट ही नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। LIC केस एंड बेरूबारी यूनियन केस में मतलब कंट्राडिक्टिंग व्यू थे, बट ठीक है, इसमें कंफर्म कर दिया गया कि हाँ पार्ट है, ठीक है। इन्फोर्सेबल है, नहीं है। जस्टिसिएबल है, नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्ट है तो यस है। अमेंडेबल है, यस, क्योंकि आपको याद होगा 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं किया जा सकता है, केशवानंद भारती केस में कंफर्म कर दिया गया था। स्टार्स क्या है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये है हमारा प्रियम्बल। स्टेट उस समय डिक्लेयर क्या हुआ था, तो प्रियम्बल में है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जस्टिस इंश्योर करेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो वैसे है तो ये बहुत बड़ा, लेकिन हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि सो दैट वो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए। देखो आर्टिकल 12 जो है स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट में कौन कौन को रखता है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अथॉरिटीज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। इन सबको स्टेट करता है। अब ये क्यों डिफाइन करता है? सो दैट कि जब फंडामेंटल राइट की बात होगी तो इन लोगों पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा कि आपको इक्वालिटी इंश्योर करना है, फिर टाइटल्स वगैरह वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर 13 जो है, 13 में देखोगे ना तो ये बताता है कि कौन कौन से चीज़ें लॉ होंगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली लॉ का डेफिनेशन देता है। तो एक में कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो होंगे वॉइड होंगे अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के जो भी लॉ हैं वो वॉइड डिक्लेयर करेंगे जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट से मैच नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 13(2) में कहता है कि स्टेट वैसे लॉज नहीं बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है। 13(3) में कहता है कि लॉ में ऑर्डिनेंस भी आते हैं, ऑर्डर भी आते हैं, नोटिफिकेशंस भी आते हैं गवर्नमेंट के या इन सब के, ठीक है। तो 24th अमेंडमेंट में कह दिया गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड पार्ट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट लाके कहा गया कि ठीक है, ज्यूरी पढ़ने पे होगा, ठीक है। और इसका अभी रिसेंट का प्रूफ है कि आपको याद होगा 103 से परहैप्स EWS ले आया गया था, ठीक है। तो ये 16(5) क्लाउज में चेंजेस ले आए गए थे, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है एंड आर्बिट्रेरीनेस जो है ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आर्टिकल 15 में टोटल सब क्लाउज 6 हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको याद रखना है, एग्जैक्टली नहीं भी रखोगे तो चलेगा। बस आर्टिकल 15 में बात याद रखना कि ये एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स कितना मेंशन है, तो 5 है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ, ठीक है। ये ग्राउंड्स याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजिंग में पूछ लेता है, ठीक है।
आर्टिकल 15(2) में कहता है कि नो रिस्ट्रिक्शन इन एक्सेस टू शॉप्स, वेल्स, रोड्स इन पब्लिक प्लेसेस। 3 में कहता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 15(4) में कहता है, देखो अब ये 3 में है ना, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकता है, ये सुप्रीम स्टेट्स को पावर दे देता है लॉ बनाने के लिए, ठीक है। वो 35% वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर SEBC, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स कास्ट, SC ST को देता है, ठीक है। 15 में कहता है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में नहीं। और ये देखो यही रिजर्वेशन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, EWS रिजर्वेशन 10% ये ले आया गया। मैंने शायद 16(5) बोला था, ये 15(6) है बेसिकली, ठीक है। क्लैरिफिकेशन। आर्टिकल 16 में कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ठीक है। और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेम 5 ग्राउंड्स एज आर्टिकल 15, वही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह। फिर 16(3) में कहता है पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि कोई जैसे तमिलनाडु है, ठीक है। अब यहाँ कोई पोस्ट आ रहा है गवर्नमेंट में, जिसमें कि वैसा ये पोस्ट है ना जो वहाँ के लोकल नीड्स को टेम्पर करने वाला है, कैटर करने वाला है, ठीक है। तो उसमें ना तमिलियन होना एक रिक्वायरमेंट हो सकता है जॉब के एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी हो जाता है ना, देखो इसमें ये है कि आप प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कर सकते हैं, रेसिडेंस को ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बाद में डाला गया है, मतलब ये भी प्रोविजन है। 16(4) में रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट की बात, क्लासेस की बात करी गई है। 4A में ये बाद में ले आया गया है, प्रमोशन रिजर्वेशन फॉर SC STs। क्योंकि देखो अब ये भी कहाँ से आ रहा है, तो इंदिरा सुहानी केस हुआ था 1992 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला था कि 50% कैप लगा दिया था, ठीक है। और ये बोला था कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ले आया था, ठीक है, कि जिसको भी आप रिजर्वेशन दे रहे हैं उसमें क्रीमी लेयर का ले आइए, ठीक है। फिर मतलब कुछ कुछ पिटिशंस फाइल हुए एंड ऑल दोस्त, ठीक है। तो इसमें निकल के आया कि ठीक है, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट तो लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अब सपोज करो कि एक XYZ पर्सन है, ठीक है, ये IAS बन गया, ठीक है, या कोई भी तो ऑफिसर बन गया, ठीक है। अब नाउ इसके प्रमोशन में भी ये अपने बैकवर्डनेस को लगाएगा, समझ में आ रहा है कि अब सपोज करो कि ये DC बना था या वो DM बना था, ठीक है। नाउ इसको मतलब नेक्स्ट कोई भी प्रमोशन है, जैसे कि मान लो ना सेक्रेटरी, ठीक है। तो अब सेक्रेटरी बनना है तो वहां भी ये प्रमोशन वाला लगाएगा अपना, ठीक है। तो इसका प्रोविजन है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो प्रमोशन, हाँ ये वाला, तो कैरी फॉरवर्ड रूल अलाउड, मतलब आगे इसको ले जाएंगे। आर्टिकल 17 में बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, और इसमें ऑफेंसेस कुछ कुछ हैं जो पनिशेबल है। तो मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कर रहा है, ठीक है, तो इसका अगर कोई कर रहा है अनटचेबिलिटी तो उसको कहाँ से पनिशमेंट दिया जाएगा, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में आया था, उसके अंतर्गत इसमें पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो आर्टिकल 18 कहता है टाइटल्स को एबॉलिश करेगा, लेकिन मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल को देता है, ठीक है। जैसे कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप कर्नल से रिटायर किए हैं तो आप लगा सकते हो, ठीक है, ब्रिगेडियर लगा सकते हो, या फिर डॉक्टरेट की जो उपाधि है डॉक्टर XYZ आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, ये सब भी टाइटल ही है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है इसमें टोटल 2 सब क्लाउज हैं, ठीक है। और 19(1) में टोटल कितने हैं, 6 हैं, एक ये डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट से। तो ए में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, बी में पीसफुल असेंबली, सी में फॉर्म एसोसिएशन से यूनियन, डी में मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ई में रेसिडेंस एनीवेयर, और जी में प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, प्रोसेस प्रॉपर्टी वगैरह, तो इसको हटा दिया गया था, इसको 300 में डाल दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। अब 19 सब क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट, डिफेमेशन, सोवरेनिटी, इन सब बेसिस पे, और इन सब पे तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, इन्हीं सब बेसिकली ग्राउंड को मेंशन करके, ठीक है।
कि आप प्रोफ़ेशन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वैसा प्रोफ़ेशन नहीं कर सकते हैं जो नेशन के सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है, ठीक है? मोरालिटी को हैम्पर कर रहा है। आप एसोसिएशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि उसमें आप टेररिस्ट को शामिल कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब दिस थिंग्स आर देयर, ठीक है? रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 20 में, नो एक्सपेक्ट फैक्टो लॉ की बात करता है, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब बेसिकली कि आपको सपोज करो कि आपने आज 27 नवंबर को कोई कांड किया, ठीक है? और इसके लिए कोई लॉ है ही नहीं, ठीक है? अब सपोज करो कि 30 नवंबर को कोई लॉ आ जाती है, ठीक है? तो 30 नवंबर वाले लॉ के बेसिस पे इस कांड की कोई सज़ा नहीं दी जा सकती है। एक्स फैक्टो नो डबल जियोपार्डी, ठीक है? मान लो कि आपको किसी एक्स वाई जेड कांड के वजह से आपको सज़ा मिल चुका है, ठीक है? अब फिर से उसी कांड के लिए आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है? और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आपको एज एन प्रूफ एविडेंस सबमिट करने पे या आपको एज एन विटनेस नहीं वो किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो ये है। 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा आर्टिकल है, ठीक है? ये प्राइवेसी, डिग्निटी, एनवायरनमेंट, लीगल एड, एजुकेशन, सब कुछ, स्पीडी ट्रायल, इसमें सब कुछ आता है, ठीक है? 21 ए बाद में ले आया गया था 86th अमेंडमेंट से, इसमें राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ये पहले आर्टिकल 45-46 में हुआ करता था, 45 में बेसिकली, ठीक है? तो डीपीएसपी का पार्ट था, इसको बाद में फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, ठीक है? आर्टिकल 22 जो है ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की, नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के, ठीक है? और ये एप्लीकेबल नहीं है एनिमी एलियंस के एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ठीक है? देखो इसमें आपको ये भी याद रखना है ना कि जो ये फंडामेंटल राइट है ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ सिटीजन के लिए हैं, ठीक है? और कुछ ही मतलब इसमें फॉरेनर्स के लिए भी हैं। अब ये फॉरेनर भी दो तरह के हैं, फ्रेंडली फॉरेनर एंड एनिमी एलियन फॉरेनर, ठीक है? तो 15, 16, 19, 29, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये सब जो है ये सिटीजन्स को स्पेशली मिलता है। मतलब ये जो देखो फंडामेंटल राइट कहाँ से, 12 से 35 हम लोग जो कह रहे हैं ना, तो इसमें जो है 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो आर्टिकल हैं ये स्पेशली रिजर्व हैं ओनली सिटीजन के लिए, ठीक है? डज इट मीन कि 14 सिटीजन के लिए नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है? लेकिन 14 जो है वो फॉरेनर के लिए भी है, ठीक है? और ये सब क्या फॉरेनर के लिए हैं क्या? नहीं है, ठीक है? तो ये स्पेशली रिजर्व हैं सिटीजन के लिए। अब आर्टिकल 22 हो गया, ठीक है? आर्टिकल 23 है, ये बात करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगार या फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करने की बात करता है। एंड ये सब जो है ना, ये आप फोर्स लेबर आप ये नहीं क्लेम कर सकते हो कि हम आर्मी में हैं और हमको ज़बरदस्ती 5 बजे सुबह में या 3 बजे सुबह में उठा दिया जाता है, ठीक है? यू कैन नॉट से। तो पब्लिक सर्विसेज़ में इसको एग्जेम्पशन में रखा गया है थोड़ा-सा। आर्टिकल 24 जो है ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, पर्टिकुलरली हज़ार्डस जॉब में, और चाइल्ड को डिफाइन करने वक़्त 14 ईयर्स रखता है, ठीक है? एज। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट रिलीजन की बात करता है, फंडामेंटल राइट देता है। एंड पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी से मतलब इस पे क्या इन इन ग्राउंड्स पे इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ठीक है? जैसे कि मान लो कि अभी रोज़ा चल रहा है, ठीक है? या एक्स वाई जेड सामान है, कुछ भी है, ठीक है? और आपका रिलीजन कहता है कि नहीं आपको फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन द वुमन इज़ बेसिकली सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ या प्रेग्नेंट है, ठीक है? शी कैन नॉट होल्ड ऑन अप टू फास्ट, तो बेसिकली आप इसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी को मतलब एक्सेप्शन में रखता है। आर्टिकल 26 है, ये राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करता है, जैसे मैनेज इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी अफेयर्स वगैरह। अभी जो वक्फ एक्ट आया था, ठीक है? तो आप देखे होंगे कि इस आर्टिकल की बहुत ही चर्चा हुई थी, ठीक है? क्योंकि हमारे पास राइट है इंस्टीट्यूशन को, प्रॉपर्टी को मैनेज करने का, ठीक है? तो फिर इसमें भी बहुत सारा क्लाउज आया था, ठीक है? 27 जो कहता है नो कंपल्सन टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है? आप अपने रिलीजन को अगर प्रोपेगेट करते हो तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आर्टिकल 20 जो है 8 जो है ये कहता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है? कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, रियल टर्म्स में चलता है वैसे। हाँ, ठीक है। आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दे सकते हैं, ठीक है?
तो ये सब है। आर्टिकल 29 जो है ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। तो इसमें 29 जो है कंजर्व करने की बात करता है कल्चर, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज को। 29(2) जो है नो डिनायल ऑफ एडमिशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। आर्टिकल 30 जो है वो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। अब इसी में 30(1) जो है 1A ये कंपनसेशन फॉर प्रॉपर्टी एक्विजिशन की बात करता है, ठीक है। कि मान लो कि अगर आपका प्रॉपर्टी लिया जाता है तो जो भी कंपनसेशन होगा वो दिया जाएगा। आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया, अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, कियो वारंटो वगैरह इसको बी आर अम्बेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे थे, ठीक है। अब आर्टिकल 33 से 35 तक आ जाता है। आर्टिकल 33 जो है ये पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस या इंटेलिजेंस, ठीक है। ये पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्शन का पावर देता है कि फंडामेंटल राइट इन सब लोगों के लिए खत्म कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 34 जो कहता है ये कहता है कि फंडामेंटल राइट मार्शियल लॉ के समय, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 35 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर देता है, ठीक है, लॉज बनाने के लिए, फोर्सेस के लिए, मार्शियल लॉ के लिए, फोर्स लेबर के लिए एंड चाइल्ड के लिए, इससे रिलेटेड वो लॉ बना सकता है, ठीक है। तो देखो ये था हमारा फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब आज ये कर लिए, फिर कभी तो आएगा तो फटाक से रिवाइज कर लेंगे, अदरवाइज इसको रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो एमएसपी की बात करते हैं। तो वही है, मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो लीगल बेसिस क्या है, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसको रिकमेंड करती है, ये याद रखना। सीएसीपी जो कमीशन है वो रिकमेंड करती है, और नोटिफाई इसको कौन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। सीएसीपी रिकमेंड करती है, डीएएफ डब्ल्यू इसको नोटिफाई करती है, ठीक है। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस गारंटी है, ठीक है। बेसिकली 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था। अभी के समय में देखोगे तो 23 क्रॉप पे मिलता है, 22 क्रॉप पे एमएसपी दिया जाता है, एक पे एफआरपी किया जाता है, ठीक है। अब एफआरपी क्या है, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस, ये शुगर केन पे सिर्फ दिया जाता है, ठीक है। अब देखो 22 इसमें क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो 7 सीरियल्स के हैं, 5 पल्सेस के हैं, 7 ऑयल सीड्स के हैं एंड 3 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। अब ये याद रखना क्योंकि मैंने 2-3 एग्जामिनेशंस देखा है कि उसमें ये पूछा है, ठीक है। तो सीरियल्स में कौन कौन से आते हैं, पैडी है, वीट है, मेज है, सोरगुम है जिसको जवार कहते हैं, पर्ल मिलेट है जिसको बाजरा कहते हैं, बार्ली है, रागी है, ठीक है। आप इन सबको एक बार याद रखना, ठीक है। फिर 5 पल्सेस की बात करती है, इसमें ग्राम है, चना, अरहरी है, तूर, अरहर, उड़द है, मूंग है, लेंटिल है, मसूर। 7 ऑयलसीड की बात करती है जिसमें ग्राउंडनट है, मस्टर्ड या रेपसीड कहते हैं, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सीसम, तिल जिसको कहते हैं, सैफ्लावर है एंड नाइजर सीड है, ठीक है। 3 कमर्शियल एमएसपी क्रॉप्स की बात करती है, कॉटन, रॉ जूट एंड कोपरा जिसको ड्राई कोकोनट कहते हैं, ठीक है। एफआरपी किस पे देती है, शुगर केन पे। फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस इसको कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सीसीए जो है वो फिक्स करती है, ठीक है। ध्यान रखना इसको रिकमेंडेशन सीएसीपी देती है, ठीक है। और इसको नोटिफाई डीएएफडब्ल्यू करती है, जबकि फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस को सीसीए करती है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और ये स्टेटोरी ऑर्डर है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1996 के अंदर, ठीक है। मिल्स जो होते हैं, जितने भी शुगर मिल्स होते हैं उनको एफआरपी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ कुछ प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, जैसे नाफेद है, एफसीआई है, एनसीसीएफ है। तो इन सबको देख लेते हैं। नाफेद क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये ऑयल सीड, पल्सेस एंड सम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को सपोर्ट प्राइस देके प्रोक्यूर करती है, ठीक है। एफसीआई है जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वीट एंड पैडी राइस को प्रोक्यूर करती है एमएसपी पे। एनसीसीएफ है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, ये एमएसपी ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है पल्सेस एंड ऑयल सीड्स खरीद के। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, ये सेंट्रल लेवल स्टोरेज प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, ये स्टेट लेवल के होते हैं, ये भी स्टॉक एंड सपोर्ट स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी, ठीक है। अब देखो उसमें ना एक एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही थी, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये एथेनॉल है क्या।
तो देखोगे तो इसका साइंटिफिक टर्म क्या है, तो एथेनॉल अल्कोहल है, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये याद रखना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। 4 ऑप्शन रहेगा, C2H6OH2 कर देगा, ऐसे 2OH ऐसे कुछ तो कर देगा। तो C2H5OH याद रखना, ये एक बायोफ्यूल है जो कि मोलासेस से निकलता है, शुगर कैन जूस से निकलता है, मेज से निकलता है, ब्रोकन राइस से निकलता है, और कुछ भी फीड स्टॉक जिसमें स्टार्च होता है, ठीक है, ये भी एक तरह का शुगर ही होता है। तो समझ गए, इसको ऑक्सीजनेट की तरह ये काम करता है, जो कि फ्यूल कंबसन एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो जो पेट्रोल में E20 की बात चल रही है, एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग की, तो बेसिकली पेट्रोल उसमें 80% रहता है, 20% इसको डाला जाता है। उससे क्या करता है, इस पेट्रोल के कंबसन एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, तो आपका माइलेज बढ़ जाता है व्हीकल्स की वगैरह, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशंस को कम करता है। देखो सिंपल सी बात है, जब आप पेट्रोल जलाते हो, पेट्रोल को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो कंबसन हो रहा है उसका, आपका जो इंजन है वो आईसीई है, इंटरनल कंबसन इंजन, ठीक है। तो वो जो कंबसन कर रहा है, तो अनबर्न्ड कंबसन भी होता है, ठीक है, जिससे कि धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है। अब इसमें हमने डाल दिया एथेनॉल, ये क्या किया, इसके कंबसन कैपेसिटी को बढ़ा दिया, अब इससे धुआं कम निकलेगा। जो कहते नहीं कि कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगा उसका, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें, तो देखो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की टारगेट रखी गई थी। इसके लिए 25-26 तक का टारगेट रखा गया था। इसको पहले ही अचीव कर लिया गया है, लेकिन ठीक है, टारगेट ये था। अब इस पे बहुत सारा डिबेट्स भी हुआ है कि नितिन गडकरी अपने बेटों को वो करवाने के लिए, तो ठीक है, दैट्स अनदर पार्ट, बट ठीक है, हम लोग इन्फॉर्मेशनल टर्म में देखते हैं। अब इसको ब्लेंडिंग का काम कौन करता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो होती है, जैसे कि ये है रिलायंस रिफाइनरी लिमिटेड जो है, ये सब अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इसका पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो ये बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के अंदर आया था। 2021 में अमेंड करके इसमें डाला गया कि एथेनॉल जो होंगे ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक से भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले सिर्फ मेज से रखा गया था, शुगर कैन मोलासेस से रखा गया था, लेकिन बाद में इसको मेज राइस वगैरह भी इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पोश एक्ट पे, ठीक है। पोश एक्ट देखे थे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 में आया था, ठीक है। एक 2012 में केस हुई थी, ठीक है, भनवारी देवी केस, ये केस याद रखिएगा, राजस्थान में, ठीक है, उसी के बेसिस पे था। और मतलब ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक गाइडलाइंस दिया था, विशाखा गाइडलाइंस 1997 में, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो पोस्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन विच गाइडलाइंस, तो विशाखा गाइडलाइंस, बेस्ड ऑन विच केस, तो भनवारी देवी केस राजस्थान, ठीक है। की फीचर क्या है, इसमें ना आपको इंटरनल कमिटी बनाना होगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसमें 10+ एम्प्लॉई है, जैसे आप एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हो जिसमें आप 20 एम्प्लॉई को रखे हो, तो आपको एक इंटरनल कमिटी बनाना होगा, जिसमें कि 2-3 मेंबर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लोकल कमिटी बनाई जाती है, और कंप्लेन जो है वो 90 डेज के अंदर फाइल करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंक्वायरी होना है वो 90 डेज के अंदर हो सकता है, ठीक है। इसमें वर्बल, फिजिकल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड ऑनलाइन हरासमेंट की बात चलती है, ठीक है। अब जो वो आर्टिकल था ना, अब देखो इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि अब लोग जो भी सुन रहे हैं वो मुझे मिसोजिनिस्टिक नहीं समझेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें कंसेंट की बात करी गई है, ठीक है, कि जैसे ए एंड बी, लेट्स से कि ए एंड बी ये मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, और ये कांटेक्ट में आते हैं, तो कंसेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ये कह रही हैं कि कंसेंट तो बेसिकली शुरू में दे देती है कोई भी, या दे दे, बेसिकली लड़के की बात कर रही हैं तो दे देती है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि वो लड़का चीट कर रहा था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये ऐसा अब अगर बाद में भी पता चलता है कि लड़का चीट कर रहा था, तब भी ये पोस्ट एक्ट लागू होना चाहिए, ठीक है। देखो अब इसमें ये कंसेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जगह करना चाहती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा वेग टर्म है, बिकॉज आज के समय में मोस्ट ऑफ द रिलेशंस आर मीन टू ब्रेक्ट, ठीक है, 1 2 3 4 वो सब वो करके, तो उसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स आते ही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब बाद में लड़की जाए और क्लेम करे कि नहीं वो तो मिस इन्फॉर्म्ड कंसेंट था, कंसेंट बेहतर नहीं था वगैरह वगैरह, देन दिस वुड बी डेंजरस फॉर मेनी पीपल, ठीक है।
तो इसमें एक चीज़ ये बात है, और दूसरा ये जो भी इंटरप्रिटेशन दे रही है ना, तो दैट इज़ ऑफ फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, ठीक है? एक मेल पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखोगे, तो मेल आर आल्सो बीइंग हरास्ड, ठीक है? मेल आर आल्सो बीइंग मैनिपुलेटेड, ठीक है? तो दिस आर्टिकल इज़ नॉट टॉकिंग इन दैट टर्म्स, लेकिन इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि बढ़िया है, ठीक है? कि इसमें जो ये जो 90 डेज़ का वो होता है, वो बहुत ही छोटा पीरियड होता है, बहुत सारी केसेस बाद में निकल के आती है। फिर बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि 2-3 कंपनीज़ में एसोसिएटेड होते हैं। अब जब कंप्लेंट फाइल करोगे तो आपको तीनों में करना पड़ेगा। ऐसा कोई कमिटी नहीं है जो कि तीनों को कंबाइंडली देखे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ ये भी है कि ये जो इंटरनल कमिटी है, जनरली इसमें मतलब प्रोविज़न है कि मेल एंड फीमेल सब रहेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मतलब बायसनेस होती है, ठीक है? कि इफ सर्टेन एम्प्लॉयी पर्टिकुलरली फीमेल एम्प्लॉयी को लोअर साइड से देखा जाता है एंड दे डू नॉट ट्रीट, तो दीज आर सर्टेन कंसर्न्स एंड दीज कंसर्न्स आर नेचुरल एंड कॉमन, जब तक कि इस पे कोई बढ़िया मैकेनिज्म नहीं आता है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स पोस्ट एक्ट्स में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बट ठीक है, चूँकि हम लोग थोड़ा-सा जीएस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो ये ठीक है। तो ये याद रखना कि कंप्लेंट जो फाइल करना होता है 90 डेज़ होता है, और इंक्वायरी जो होता है वो 90 डेज़ के अंदर करना होता है। 10 प्लस एम्प्लॉइज़ है तो आपको इंटरनल कमिटी बनाना पड़ता है। इसमें वर्बल, फिजिकल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट सबको शामिल किया जाता है, ठीक है? अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखोगे तो 14, 15, 19 जी, ठीक है? 21, 51 ई, तो ये सब है। 51 ई फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है कि ड्यूटी टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन, तो ये सब आता है, ठीक है? अब देख लेते हैं कि कुछ-कुछ आर्म फोर्सेस के मेजर ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ था। ये इंडियन आर्मी प्लस इंडियन एयर फोर्स का था, सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान से होता है, ठीक है? बाद में इसको जब ठीक है, 99 वाला विजय आएगा, ठीक है। ऑपरेशन पवन 87 से 90 के बीच में हुआ था। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस बेसिकली आर्म फोर्सेस थी जो श्रीलंका में इंटरवीन करी थी लिट्टे के खिलाफ, ठीक है। ये लिट्टे एक कह सकते हो वहाँ का कि इंसर्जेंट ग्रुप था, ठीक है। प्रभाकरन आपको अगर पता होगा तो, प्रभाकरन के अंदर जो कि चाहता था तमिल इलम बनाना, ठीक है। एक श्रीलंका में एक स्टेट काट के ये वाला तमिल इलम बनाना, ठीक है। मेजोरिटी एरिया वही है, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति 1998 में हुआ था। इस पोखरन 2 जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसी का नाम था ये। ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ था कारगिल सेक्टर में, जब पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करा था, ठीक है। फिर ऑपरेशन कैक्टस 88 में हुआ था। ये मालदीव्स में मतलब कू को प्रिवेंट करने के लिए हुआ था इंडियन आर्म फोर्सेस। ऑपरेशन राहत 2014 में हुआ था येमेन से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में हुआ था। कोविड-19 जब हुआ था ना, तो उस समय मेडिसिन भेजने के लिए, और वहाँ जो सिटीजन्स वो कर गए थे, नहीं वो वैक्सीन मैत्री था बेसिकली। समुद्र सेतु इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए था डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। ऑपरेशन दोस्त 2023 में आया था। तुर्की सीरिया में जो अर्थक्वेक आई थी, वहाँ रेस्क्यू असिस्टेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजा था इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑपरेशंस थे। अब देखो कुछ-कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो न्यूज़पेपर में आजकल बने रहते हैं, जैसे पोषण अभियान है, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, 2018 में लॉन्च हुआ था। गोल क्या है? स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया वगैरह रिड्यूस करना है। इसके लिए ये पोषण डिजिटल ट्रैकर यूज करता है, ठीक है। फिर है पीएम कुसुम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें कुसुम में सोलर पंप, सोलर फीडर्स, फार्मर एनर्जी मतलब फार्मर्स को सोलर पंप या सोलर फीडर्स वगैरह देने का काम करता है। 2019 में आया था। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पीएम स्वनिधि है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2020 में आया था। वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। स्वनिधि से याद रखना स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, ठीक है। जल जीवन मिशन पता होगा, याद रखना 2019 में आया था। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का है, 21 में आया था। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए ये है, ठीक है। अब देखो कुछ इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव है, जैसे इम्पैक्ट जो है आईआईटी खड़गपुर का है, एंड राइज भी आईआईटी खड़गपुर का है, ठीक है। इम्पैक्ट में इंटरडिसिप्लिनरी मास्टर प्रोग्राम इन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है, और 5G एंड 6G पे फोकस रहता है, वायरलेस एंड क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन पे, ठीक है। राइज में भी रोबोट इनोवेशन, सिमुलेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप, रोबोटिक्स रिसर्च वगैरह पे
ये याद रखना है। इम्पैक्ट एंड राइज आईआईटी खड़गपुर का है। आईआईटी मद्रास का कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे कि पीटीएफ है, प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, डीप टेक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात करता है, एंड यूजी रिसर्च एक्सीलेंस प्रोग्राम में सर्च देखा गया है। आईआईटी दिल्ली का है कि फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एफआईटीटी, ठीक है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड पेटेंट्स पे ये बात करता है। फिर कुसुमा बायोलॉजिकल स्कूल बनाया है, जो कि एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसाइंसेस। कुसुमा बायोलॉजी स्कूल इज द इनिशिएटिव ऑफ आईआईटी दिल्ली। आईआईसी बेंगलुरु का है इनिशिएटिव एआरटी, एआरटी पार्क, ठीक है। एआर से एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क समझ ही रहे हो। फिर सीएनएससी, सेंटर फॉर न्यूरो साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब किसका है? आईआईसी का। अब देखो एनिमल कुछ कुछ हम लोगों ने आर्टिकल में देखा था, नेविगेशन के लिए जिस टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे पिजन जो है ये क्या करता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है, सोलर कंपास यूज करता है, एंड अल्फैक्ट्रिक यूज इसको मिलता है। अल्फैक्ट्री लिसनिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। सी टर्टल जो है ये जियो मैग्नेटिक इम्प्रिंटिंग को यूज करता है, ठीक है। हनी भी है, यूवी विजन, अल्ट्राराइट विजन से वो करता है, नेविगेट करता है, पोलराइज लाइट एंड वेगल डांस। बैट जो है ये इको लोकेशन यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्सेस को, ठीक है, फॉर फ्लाइट एंड प्रे डिटेक्शन, ये एग्जाम्स में पूछा हुआ है। सालमन जो है ये मैग्नेटिक सेंसिंग एंड स्मेल इम्प्रिंटिंग को कंबाइन करके लोकेट करता है, ठीक है। फिर वेल एंड डॉल्फिन जो है ये इको लोकेशन को यूज करते हैं, ठीक है। डीप सी इंफ्रासाउंड एंड ओशन करेंट्स को यूज करके। आर्कटिक टर्न जो होता है वो सेलेस्टियल नेविगेशन एंड मैग्नेटिक यूज को यूज करता है। एलिफेंट जो है वो सेस्मिक वाइब्रेशन को फेल करके कम्युनिकेट करता है, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको मतलब सूंघने में वगैरह, अल्फैक्ट्री सूंघने वगैरह में, ठीक है। कैटल जो है वो नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक एक्सिस से नेचुरली अलाइन कर लेते हैं बॉडीज को, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो बैडमिंटन था तो 3-4 देख लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन जो होता है ये टूर्नामेंट, ये ठीक है, इसमें देख लेते हैं 25 वाला। मेन सिंगल विनर कौन है? लक्ष्य सेन इंडिया के हैं। मेन सिंगल रनर अप अभी इसको अनाउंस नहीं किया गया है। और वुमेन सिंगल विनर 2024 में कौन थी? आया ओहारी थी, जापान का, ठीक है। यूएस में देखोगे तो ये देखना BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 में आता है, ठीक है। कोई कोई सुपर 750 में आएगा, कोई सुपर 1000 में आएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। सुपर 300 में कौन आता है? यूएस ओपन, ठीक है। सिर्फ ठीक है। तो रिसेंट विनर देखोगे अभी यूएस ओपन का हुआ नहीं है, जनरली दिसंबर में होता है। तो 2024 में मेन सिंगल विनर कौन थे? कोकी वटाम्बे थे, वटाम्बे जापान के। और वुमेन वाली कौन थी? नात्सुकी निदारिया जापान की, ठीक है। फ्रेंच ओपन, इसको फ्रेंच ओपन को सुपर 755 750 भी कहते हैं। यूजुअली अक्टूबर में होता है 2024, अभी इसका आया नहीं है, ठीक है। 2024 में मेन सिंगल कौन थे? विक्टर एक्सेलसन थे, डेनमार्क के, ठीक है। और विमेन कौन थी? चाइना की थी, चेन यूफाई, ठीक है। ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन को कहते हैं सुपर 1000, ठीक है। हाँ 2024 में सिंग विनर्स कौन थे? विक्टर एलेक्सन, ठीक है। और ये फ्रेंच ओपन के भी थे। और विमेन में थी एनसे योंग, ठीक है। इंडोनेशिया ओपन में देखोगे इसको इंडोनेशिया ओपन एंड इंग्लैंड ओपन को सुपर 1000 भी कहते हैं, 1000 भी कहते हैं, ठीक है। 2024 के सिंग मेन कौन थे? विक्टर एलेक्सन। आपको याद रखना है विक्टर एलेक्सन यूएस, सॉरी यूके, इंग्लैंड, यूके या इंग्लैंड कह लो, सॉरी। विक्टर एलेक्सन जो है एक्सेलसन है, एक्सेलसन, ये फ्रेंच ओपन, इंग्लैंड ओपन एंड इंडोनेशियन ओपन तीनों के विनर हैं 2024 में, ठीक है। और वुमेन सिंगल्स ओपन चेन यूफेई, इंडोनेशियन, हाँ। फिर सिंगापुर ओपन फ्रेंच ओपन के जैसा, ये भी सुपर 750। और 2024 में ये भी, अब ये एक और नेम ले लो, मतलब वही विक्टर एलेक्सन एक्सेलसन, ये विक्टर एक्सेलसन 2024 वाले में किस किस के? हाँ फ्रेंच, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर ओपन, ठीक है। अब इंडियन ओपन में देखो, इंडियन बैडमिंटन अचीवमेंट देखोगे तो लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, कनाडा ओपन 2023, सॉरी 24 में 25, कैनेडियन ओपन 2023,
एंड वर्ल्ड चैंपियंस इनमें इन्होंने 2021 वाले में ब्रोंज जीता था। हाँ, पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियन 2019 में बनी थी, ओलंपिक्स 2016 में सिल्वर एंड ब्रोंज 2020 में। किदाम्बी श्रीकांत जो हैं ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है 2018 में एंड ठीक है, नाम याद रखना किदाम्बी श्रीकांत। ये पूछ लेता है कि किस खेल से एसोसिएटेड है, बैडमिंटन से। सात्विक साईराज रनकी रेड्डी जो हैं, यही चिराग शेट्टी भी कहते हैं, एशियन चैंपियन 2023 में थे और इन्होंने बहुत सारा जीता है। हिस्टोरिक वर्ल्ड नंबर रैंक ये 2023 में अचीव करे थे। ठीक है, तो देखो हाँ अभी हम लोग का इतना था इसमें। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करिए, पहले का भी वीडियोज पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो इसको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये डेज से कोई मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, हम लोग जीएस के टॉपिक्स को कर रहे हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को। तो आप ऐसा नहीं कि 17 13 19 नवंबर का आप समझ रहे हो ओल्ड है, यू कैन डू दैट एज वेल, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम लोगों ने जीएस टॉपिक्स को रिवाइज करा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।